जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 67। कल के लेक्चर में हमने सेल्स बजट प्रिपेयर करना सीखा था और आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे घर से करने के लिए। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ सेल का बजट बनाना सीखेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी क्या है। ट्रेडिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट सिंपल होता है। कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे क्योंकि जल्दी नहीं करनी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आज हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट सीखेंगे सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी का, और आने वाले कल में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो थोड़ा सा आज के वाले फॉर्मेट से लेंथी होगा क्योंकि उसमें दो मजीद चीजें ऐड होती हैं, लेबर और एफओएच। लेकिन सबसे पहले असाइनमेंट, आज क्विज नहीं आपका, सबसे पहले असाइनमेंट। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया? शाबाश सर, बेहतरीन बेहतरीन। तो क्वेश्चन हो गए आपसे? अच्छा, एक क्वेश्चन गालबन क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम आई होगी आपको थोड़ी सी। वो असल में मैं आपको बताया था ना, वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का डिफरेंस है और उसमें कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसलिए आपको जो असाइनमेंट शेयर की गई थी आपने शायद नोट नहीं किया, उसमें क्वेश्चन 3 नहीं था मेरा ख्याल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई आपको। लेकिन बहरहाल करना था, वो क्लास में मैंने आपके साथ शेयर करना था। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। 1 बाय 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने रखिए। क्वेश्चन सारे, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? ये तो बहुत ही सिंपल था। हाँ, ये तो कल ही कर लिया था आपने, क्लास में ही कर लिया था। सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिंपल था, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी नहीं थी। ओके। क्वेश्चन 3 इसको समझने की जरूरत है, बल्कि क्वेश्चन 3 को करते हैं एंड में, क्वेश्चन 7 के बाद। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7 में काफी हद तक रिजेम्बलेंस है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। क्वेश्चन 3 एंड में। क्वेश्चन 4 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर 2003-4। बीटा प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल डील्स in manufacturing and marketing of bed sheets. The management of the company is in the phase of preparation of budget for the year 2003-4. BPL has production capacity of 4 million bed sheets per annum. ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन को अंडरलाइन करें। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंसेप्ट आपने कॉस्ट काउंटिंग में सीखा हुआ है? हाँ शाबाश, वो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में यूज होगा। कंसेप्ट क्या, जरा मुझे बता दीजिए। कंसेप्ट ये है कि एक कंपनी की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है इस हो सकती है, अगर मार्केट में डिमांड इससे ज्यादा भी हो जाए तो कंपनी उतनी चीजें सेल नहीं कर सकती। मैक्सिमम कंपनी कितनी चीजें प्रोड्यूस और सेल कर सकती है? 4 मिलियन। अगर मार्केट में डिमांड डबल भी हो जाए, इससे 8 मिलियन भी हो जाए, तो क्या कंपनी 8 मिलियन प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती, जब तक कि कोई नई मशीनरी ना ऐड की जाए। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंसेप्ट याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी है करंटली द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट 68% ऑफ द कैपेसिटी। इसका मतलब है करंटली कितने यूनिट सेल किए जा रहे हैं? 2.72 मिलियन। ठीक है, 2,720,000 कह लें। 4 मिलियन को हमने 68% से मल्टीप्लाई कर दिया। डन जी। नेक्स्ट, द रिजल्ट फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर आर एज फॉलोज। सेल्स है और आगे अमाउंट है। आप एक काम तो ऐसा कीजिए, इसके साथ ब्रैकेट में सेल्स के आगे ना ब्रैकेट में इसकी कंपोजिशन लिख दे, ब्रेकअप लिख दे, कितने यूनिट्स हैं बेचे हैं और किस रेट पे बेचे हैं। इसके साथ ही ब्रैकेट में लिख दे, खैर कोई बात नहीं, लिख दिए। कितने यूनिट्स हैं? 4 मिलियन का 68% और किस रेट पे बेचे हैं, प्राइस क्या है? तो क्वेश्चन के अंदर जब आपको पिछले साल की इंफॉर्मेशन देना, तो जहां पे मुमकिन हो सके आपने सेल्स के साथ ये इंफॉर्मेशन फिल कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन में पता क्या फायदा होता है, जब सोल्यूशन में बार बार आपको ढूंढना पड़ेगा ना यूनिट्स या प्राइस, तो आपको क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा किधर गई किधर गई किधर गई, वो आपको होता है ये सेल्स है इधर पड़ी है, क्योंकि आपने खुद ही लिख लिया। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट हैज प्लान टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू इंक्रीज द सेल। सेल इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स कौन से? इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय ₹150 पर यूनिट। अब बाय को अंडरलाइन करें,
हाँ याद है ना, वो क्लासिक प्रॉब्लम होती थी, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज टू, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज टू। ठीक है जी, आपकी सैलरी हो 50 रुपीज, आपसे कहा जाए आपकी सैलरी होगी इंक्रीज्ड टू 70 रुपीज, तब आप ज्यादा खुश होंगे कि जब कहा जाएगा इंक्रीज होगी सैलरी बाय 70 रुपीज, बाय 70 रुपीज, 270 रुपीज। 270 का मतलब क्या, 50 से बढ़ के 70 हो गई। बाय 70 रुपीज का मतलब क्या है, 50 जमा 70 हुई। तो यहां पे क्या है इंक्रीज, बाय के 2, इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो भी प्राइस है उसमें 150 ऐड करना है। फिर लिखा हुआ है सेल्स आर टू बी इंक्रीज बाय 25%, ये उसने ठीक नहीं लिखा, सेल्स के आगे एक लफ्ज लिख दीजिए, सेल्स वॉल्यूम्स, सेल्स वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम ही लिखा हुआ है। ये एक एक लफ्ज से फर्क पड़ता है, याद रखिएगा बजटिंग में एक एक लफ्ज से भी फर्क पड़ता है, हर लफ्ज से नहीं फर्क पड़ता लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं। तो सेल्स वॉल्यूम, सेल्स में और सेल्स वॉल्यूम में क्या फर्क है, सेल्स में ऐसे लग रहा था जैसे टोटल सेल की बात कर रहा हो, सेल्स वॉल्यूम से हमें पता चल गया यूनिट्स की बात कर रहा है। शाबाश, ये आपने चीजें सोचनी है क्वेश्चन में। टू बी इंक्रीज बाय 25, तो सिंपल, अगले साल की सेल्स कितनी होगी भाई, जितने पिछले साल के यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कर दें, इस साल के यूनिट्स आ जाएंगे। क्यों इंक्रीज तो 25% हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई 1.25 से क्यों कर रहा हूं, टोटल आएंगे ना, वर्किंग कैपिटल में सीखा नहीं था, एडिशनल और टोटल में फर्क है। अगर कहें ना एडिशनल सेल कितनी इंक्रीज होगी तो मैं सिर्फ 25% से 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर टोटल कितनी होगी नेक्स्ट ईयर में सेल 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। एग्री करते हैं भैया? और प्राइस में क्या करना है, जो पिछली प्राइस थी बाद में 1250 आती है प्लस 150 कर ले, मल्टीप्लाई करे, साल की सेल ये पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये तो आपने खुद भी कर लिया होगा, ऐसा ही है। ओके, लेकिन जाहिर है क्लास में करवाना होता है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मज़ाहिर लिमिटेड सेल्स कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सेलिएंट फीचर प्लान, ये है क्या सेल, ओहो ये क्या है, सबसे आसान मेरा ख्याल है यही है, क्या ख्याल है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है ना, अच्छा इतना आसान होगा भाई। 6 सादिक लिमिटेड, ये थोड़ा मुझे कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। सादिक लिमिटेड is in process of preparation of budget for the year ending 31st December 2018. Following are the extracts from the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2017. ये extract है। सेल्स है 30% कैश सेल्स, जैसे उसने अंदर 30% ऑफ कैश सेल्स लिख दिया ना ब्रैकेट में, मेरे जहन में एक बात आ गई, कैश सेल्स भी कर रहा है, क्रेडिट सेल भी कर रहा है, अब बजट कैश का अलग बनवाएगा, क्रेडिट का अलग बनवाएगा। मुझे लग रहा, पक्का नहीं है मुझे सच में पक्का, लेकिन मुझे लग रहा है, वरना तो कैश सेल लग देने की जरूरत ही नहीं थी। सेल के साथ जो उसने अगर कह दे 30% कैश है या ये कहता 70% क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमसे बाइफरकेशन करवा रहा है। इसका मतलब है हमें कैलकुलेशन में कैश अलग और क्रेडिट अलग सेल करवाएगा, मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, सेल के साथ जो कैश का वर्ड लिख दिया, क्रेडिट का वर्ड लिख दिया, क्या लग रहा है, अलग अलग करवाएगा। Following are the projection to be used in the preparation of the budget. Selling price would be reduced by 5%. Selling price क्या होगी, 5% कम हो जाएगी। Further, credit period offered to customer would be reduced from 45 days to 30 days. इस क्वेश्चन में इस वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी का फर्क कोई नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं है, इसकी वजह से जो आगे इंपैक्ट आया उसका यूज है। As a result of cash and credit sales are expected to increase by 10% and 5% respectively. अच्छा मुझे बताइए, कैश सेल और क्रेडिट सेल को अलग अलग करना हो तो टोटल सेल की बेस पे अलग अलग कर सकते हैं कि पहले हमें वॉल्यूम को अलग अलग करना पड़ेगा फिर अलग होगा, वरना नहीं हो सकता? पक्की बात है। क्या टोटल सेल्स की अगर हमने नेक्स्ट ईयर की सेल कैलकुलेट करनी है, पिछले साल के टोटल सेल पे परसेंटेजेस अप्लाई करके नेक्स्ट ईयर की सेल कैलकुलेट हो सकती है कि हमें पहले वॉल्यूम पिछले साल के कैलकुलेट करने पड़ेंगे फिर आगे जाना पड़ेगा? पिछले सेल पे हो सकते हैं। ये आपने कॉस्ट काउंटिंग में इस तरह की कैलकुलेशन किया कभी? तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। तो टोटल की बेस, इसका मतलब क्या हुआ,
वो कह रहा है क्रेडिट पीरियड जो है कैश और क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होगी 10% और 5। कैश सेल कितने से इंक्रीज होगी? 10% से। क्रेडिट सेल कितने से इंक्रीज होगी? प्राइस कितने से रिड्यूस होगी? इसका मतलब हुआ 7500 के दो हिस्से होंगे, कैश अलग होगा, क्रेडिट। एक कैलकुलेशन मैं करूंगा, एक आप करेंगे, बताइए मैं कौन सी करूं? जो मर्जी कर लूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले मैं कर देते हैं, हम क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट कह रहा सेल 30% कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितनी होगी भला? क्रेडिट सेल्स अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। क्रेडिट सेल्स है, पिछले साल की टोटल सेल है 7500, इसको मल्टीप्लाई किया 0.7 से तो आगे क्रेडिट सेल। टोटल सेल को 0.7 से मल्टीप्लाई किया, पिछले साल की क्रेडिट सेल आ गई। फिर इसके बाद क्रेडिट सेल कितने से बढ़ी है? 5% से। ये पिछले साल की क्रेडिट सेल है, इसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो जो इस साल का वॉल्यूम है वो बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। अब प्राइस पे इफेक्ट देना है, प्राइस तो रिड्यूस हुआ 5% से, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.95 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 5236.88। इसको मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं कि जो बुक में लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। हाँ शाबाश, यही है। कैश की क्या होगी भला? ज़बानी का भी बता दे। 7500 पिछले साल की टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.3 पिछले साल की कैश सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1.1 इस साल का वॉल्यूम इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 0.95 प्राइस इफेक्ट। हाँ आपने नोट किया, मैं पहले वॉल्यूम इफेक्ट दे रहा हूँ, बाद में प्राइस इफेक्ट दे रहा हूँ। हालांकि आप कहें सर मैथ में तो चाहे a इंटू बी करे, b इंटू ए करे, प्रॉब्लम कोई नहीं है मैथ, लेकिन मैथ के साथ हमने कंसेप्ट भी फिट करना है ना। तो कंसेप्ट में हमेशा ग्रोथ पहले, इन्फ्लेशन बाद में। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलें ये भी क्या आपने सादिक लिमिटेड का भी सेल्स बजट तैयार कर लिया? सादिक भाई तो बहुत खुश होंगे, है ना। चलें उनका बजट तैयार हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लोटस एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर। पिछले साल की है ना सेल्स 100% क्रेडिट सेल 3000। अब ये सेल के साथ चाहे 100% है लेकिन उसने क्रेडिट सेल लिख दिया है ना, तो मुझे लग रहा है कि आगे क्रेडिट और कैश को अलग अलग करवाएगा, मुझे लग रहा है मुझे। Ellie is in the process of preparing budget for the next year. Relevant information is as under. Sales volume is projected to increase by 30%. किसका? क्रेडिट सेल का के कैश का के दोनों का? बताया नहीं, कैश दोनों का। फिर कह रहा है इंट्रोड्यूस कैश सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%. It is estimated that 20% of customer would avail the discount. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सेल्स में से 20% आ जाएंगे कैश, 80% आ जाएंगे क्रेडिट, और फिर कैश सेल्स की कैलकुलेशन अलग होगी, क्रेडिट की कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है। अब अगेन एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, कौन सी करूं? कैश वाली कर दो, शाबाश, कैश वाली करवा ले। बाज़ औक़ात तरतीब जरूरी होती है, इंफॉर्मेशन बताती है पहले क्रेडिट सेल ने कैलकुलेट होना है कि कैश ने होता है, बाज़ औक़ात तरतीब जरूरी नहीं होती। सेल्स, अच्छा पिछले साल की सेल, अब मैं आपने कौन सी बोला? कैश बोला है ना। पिछले साल की टोटल सेल्स कितनी है? 3000। इसमें से कैश सेल्स कितनी है? हाँ इंक्रीज करके कर लें या बाद में, ठीक है। 3 पिछले साल की कितनी सेल है? इंक्रीज कितने परसेंट हुए? 30%। 1.3 ये इस साल की टोटल सेल आ गई।
अब इस साल की कैश सेल कितनी है? इसका 20%, ओरिजिनल का 20% के इंक्रीज का 20%। सोचे इंक्रीज का 20%, क्योंकि जाहिर है इंक्रीज का 20% है ना, या अगर अलग भी करते तो वो भी जैसे कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों इंक्रीज हो रही है ना, कैश सेल्स क्रेडिट सेल दोनों इंक्रीज हो रही हैं कि कोई एक हो रही है? तो ठीक है, फिर चाहे आप पहले कर ले इंक्रीज बाद में कैश लग कर ले, चाहे पहले लग करके बाद में कर ले, इफेक्ट तो दोनों पे आएगा, इफेक्ट दोनों पे आएगा ना। तो पिछले साल की सेल्स 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 टोटल इंक्रीज हुआ। अब इसमें से कैश सेल्स कितनी है? 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और इस कैश सेल पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इज इक्वल टू, देखिए कितना है 764। देखिए यही है जी। अब आप क्रेडिट कैलकुलेट करें, क्रेडिट सेल वो क्या होगा? पिछले साल की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू, क्यों? इसमें कौन सा डिस्काउंट है? शाबाश। इसमें कौन सा डिस्काउंट है? शाबाश। कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जो कि 7 जैसा ही है, फर्क सिर्फ यह है कि इसमें दोनों चीजें बढ़ा रहा है, उसमें एक चीज बढ़ा के एक कम कर रहा था, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम। ठीक है जी। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या प्रॉब्लम। आपको तंग किया सिर्फ क्वेश्चन 3 ने, रात को सोने नहीं दिया क्वेश्चन 3 ने। अभी इसका उपाय करते हैं। क्वेश्चन 3, Rose Industries Limited RIL is the process of preparation of its budget for the year ending 31st March 2020. In this respect, following information has been extracted from its projected financial statement. Yeah. Sale 100% credit sale 360,2800 यूनिट्स खुद ही बता दिए उसने। तो एक काम करें जो आप करते होते हैं, क्या करें? हाँ कर लेना, ताकि जब बाद में जरूरत पड़े तो आपको पूरे क्वेश्चन में ढूंढना पड़े सेल प्राइस। अभी तो इधर रखी थी, अभी किधर चली गई है? अभी तो इधर थी, किधर चली गई? नहीं नजर आती ना फिर प्रेशर में। तो एक जगह पे आपने लिखी होगी तो आसानी हो जाएगी बाद में। लिखिए सेल प्राइस क्या है? 777.778। शाबाश। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन फॉर द बजट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है। पिछले साल का उसने दे दिया अमाउंट, अब अगले साल की कैलकुलेट करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश सेल्स एट 5% लेस देन क्रेडिट सेल प्राइस। अच्छा बताइए, पिछले साल की सेल से जब हम इस साल की सेल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के बगैर ही टोटल सेल्स पे भी इस साल की टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं? बताएं, टोटल सेल कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे? पिछले साल की सेल से ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करें और इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई करें। इन्फ्लेशन का होता है प्राइस में चेंज हो। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश सेल एट 5% लेस देन द क्रेडिट सेल प्राइस। क्रेडिट सेल प्राइस वही जो पिछले साल कैलकुलेट कर ली। This would increase the total sales volume by 30%, whereas credit sales volume would reduce by 20% of as sum of existing customer would shift in cash sales. ये समझे, ये समझे। कह रहा टोटल सेल्स कितनी होगी? इंक्रीज हो जाएगी 30% से, और फिर उसके बाद क्रेडिट सेल क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 20% डिक्रीज। यहां पे सवाल ये है, पहले टोटल सेल होगी कैलकुलेट के पहले कैश या क्रेडिट? टोटल होगी। अच्छा, टोटल के बाद कैश लेस करके क्रेडिट सेल आएगी कि क्रेडिट लेस करके कैश सेल आएगी? ये सवाल है। हाँ, उसने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसने इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? तो आप क्रेडिट ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने पहले अगेन कैश सेल्स को अलग करना है, क्रेडिट को अलग करना है। कैश और क्रेडिट सेल्स है ना, जब कैश सेल्स हो क्रेडिट सेल हो तो हम दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं कि इकट्ठी करते हैं? पहले किसकी करें, कैश की या क्रेडिट की? क्रेडिट की। क्यों कैश की क्यों नहीं?
क्योंकि इंफॉर्मेशन उसने क्रेडिट की दी है, इंफॉर्मेशन उसने क्रेडिट की कितनी होगी, क्रेडिट सेल कितनी होगी, पिछले साल थे 360,000 यूनिट्स, ऐसा ही है, पिछले साल कितने थे, प्राइस आपने कैलकुलेट कर लिया ना, प्राइस में कोई इफेक्ट दे रहा है, हाँ कैश में सिर्फ प्राइस का इफेक्ट है, क्रेडिट में नहीं। पिछले साल टोटल सेल कितनी थी, क्रेडिट 360 था, इस साल क्रेडिट सेल कितनी है, कितने परसेंट कम हो गई, कुछ 80% कह रहे हैं कम होगी, कुछ कह रहे हैं 20% कम हो गया, नहीं तो सवाल देखिए, सवाल के मुताबिक चले, मैंने पूछा कितने परसेंट कम हुई, 20%, ठीक है, बाकी कितनी रह गई, 80%, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ जो इस साल की क्रेडिट सेल है, अब क्रेडिट सेल मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, जो इस साल की क्रेडिट सेल कैलकुलेट करा ना मुझे, क्रेडिट सेल है वो कितनी है, पिछले साल का 80%, 130 क्यों कर रहे हैं, वो तो कह रहा है कम हुई है, भाई ज्यादा हुई होती तो फिर हम कहते हैं ना वो भी कर ये ना, टोटल सेल का 20% हो तो वो तो कम हो जाए, ये कम हुई है ना, किसका कम हुई है, इस साल की सेल का कम हुई है कि पिछले साल की सेल का कम हुई है, ये है पॉइंट, ये है जिसमें मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन का फर्क है, ये यहां पे इख्तलाफ है, फिर से पढ़ लेते हैं। दिस वुड इंक्रीज द टोटल सेल वॉल्यूम बाय 30%, जो आपने कैश सेल दिया, whereas credit sale volume would reduce by 20%, ये यहाँ पे 20% नोट कर लिया, आगे देखें, as some of existing customer would shift to cash sales, as some of existing customer would shift to कैश सेल्स, काउंटेड है ना, नंबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 20% 80%, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर वुड, तो भैया नए कस्टमर आएंगे कि एग्जिस्टिंग भी जाएंगे क्रेडिट से, तो ये एग्जिस्टिंग से कम हुआ है, एग्जिस्टिंग कितना है 360,000, तो अब हमारे इस साल के क्रेडिट कस्टमर कितने हैं, एग्जिस्टिंग में से 20% लेस करो, समझ रहे हैं, 80% ऑफ एग्जिस्टिंग, इस साल की क्रेडिट सेल कितनी है, 80% ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, एग्री करते हैं कि नहीं, एग्जिस्टिंग क्यों, उसने खुद कहा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जाएंगे, तो यहां पे आएगी क्रेडिट सेल 360,000, ये हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कौन है, एग्जिस्टिंग, मल्टीप्लाइड बाय 0.8, कम हो गए, कम क्यों हुए, वो जो 1.3 बढ़ाना है ना, वो इसका नहीं बढ़ाना, वो इंपैक्ट बाद में आएगा, इंटू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय, प्राइस क्या है, प्राइस सेम है 777,8, चले राउंड ऑफ कर दें, देखिए यही है, सही है, वो कह रहे सही है, वो कह रहे गड़बड़ है, ये 4 वाला क्या साइंस थी, 47 मुझे याद आ गया, एक दोस्त था मेरा बचपन का, मैट्रिक की बात है, सच्चा वाकया, मैंने उससे कहा भैया, उस वक्त टेलीफोन मोबाइल नहीं होते थे, मैंने कहा अच्छा नंबर तो बताओ घर का, उसने कहा लिखो, उस वक्त ना 7 से शुरू होते थे, मैंने कहा 75,725, उस वक्त हमें कोई इतना आइडिया नहीं होता था, मैंने कहा 75,725, मैंने कहा ठीक है लिख दिया, क्या लिखा मैंने लिखे जरा 75,725 लिखे, 75, मैंने भी यही गलती की थी, 75725 डायल करता रहा, मजाले नंबर मिलाओ, बाद में मैंने से कहा भाई नंबर तुमने, कहता नंबर ठीक दिया, मैंने कहा क्या नंबर, कहता है 75,725, मैंने कहा नहीं हो रहा, कह रहा 7570025, 75,725, ठीक है भाई, तो भाई इसको
4 7 ना कहें भाई, 7 कह लें। 4 से मैं परेशान हो गया, 4 तो पूरे कसर में कहीं ना कहां से आ गया। ऐसे ना करें यार, मेरे साथ ऐसे ना खेले हैं, कंसेप्ट में खेलें, ठीक है सर, इंक्रीज का आएगा कि रीजनल का आएगा वो बात समझ आती है, इसमें ना घुमाए। तो 360,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्यों बोला? क्योंकि पिछले की निस्बत कम हुई है, बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कम हुई है। इसको क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कंपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डायरेक्ट 1.3 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि वो कैश भी सेल बढ़ रही थी, क्रेडिट भी बढ़ रही थी, दोनों को बढ़ा के हमने अलग किया था। इसमें दोनों को बढ़ा के अलग नहीं कर रहे, इसको एग्जिस्टिंग में अलग कर रहे हैं। क्यों? क्रेडिट सेल बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, कम हो रही, पिछले साल से भी कम हो रही है, इसलिए। ठीक है, अगर बढ़ा के करना था ना, वो कहता कि टोटल इस साल की टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट है, 20% कैश है। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन देता ना वो, फिर हम इसको बढ़ा के अलग अलग करते। हमने इंफॉर्मेशन के साथ ही चलना है, जैसी इंफॉर्मेशन वैसी कैलकुलेशन करेंगे। भाई ये लगभग क्लियर हो गया, ठीक है। 3 7 8, ठीक है, आपका भी यही है। आगे चलते हैं, कैश सेल्स कैलकुलेशन करें, वो क्या होगी? कैश, वो क्या होगी? 360,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल, ये टोटल इंक्रीज हुई है ना, टोटल सेल इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसमें से क्या करना भला? हाँ, लेस कर देनी है, क्या? जो क्रेडिट से, वो कितनी थी? 288,000। अब फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करें इसको प्राइस से, क्या है? 7778 और मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, वो क्या? ये चीज देखिए, ये क्या है? ये यूनिट्स, क्रेडिट यूनिट्स, ठीक है। टोटल पहले हमने क्या किया, क्योंकि पिछले साल, इस साल के क्रेडिट सेल पिछले साल की निस्बत कम हुई है, 20% पिछले साल से कम हुई है, तो हमने पिछले साल की अमाउंट को ही कम किया। तो इसका मतलब है जितना भी इंक्रीज आया है सारे का सारा कैश सेल में गया है, जितना भी इंक्रीज आया सारे का सारा क्या। ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, इसी वजह से मैंने कल की ऑफिशियल होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन 3 नहीं दिया था और कल इंडिकेशन आपको दे दी थी कि इंटरप्रिटेशन का फर्क है। वो फर्क क्या है कि क्रेडिट सेल भी बढ़ेगी या क्रेडिट सेल नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कैश सेल बढ़ेगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ इस क्वेश्चन में? सिर्फ कैश सेल बढ़ेगी। क्यों? क्रेडिट सेल को क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उसने क्लियरली कह दिया कि वो कम हो गए, बढ़ने की बजाय एग्जिस्टिंग कस्टमर शिफ्ट हुए। एग्जिस्टिंग कस्टमर अहम लफ्ज है, इसको समझे। डन जी। ये था हमारा सेल्स बजट का एक मुश्किल क्वेश्चन, सेल बजट का क्वेश्चन 7 जो आपने कर लिया। 3B क्वेश्चन 7 और 3 डिफिकल्टी लेवल एक जैसे, 3 थोड़ा सा ट्रिकी है इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे बताइए, क्या अगर आपको पिछले साल की सेल्स दी गई हो और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो क्या आप पिछले साल की टोटल सेल में से कैश अलग और क्रेडिट सेल अलग कर सकते हैं? फिर इसके बाद जो आपको इनका ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट और अगर कोई डिस्काउंट रेट दिया हो, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या? प्राइस मिलेंगे, या तो प्राइस बढ़ाएगा या डिस्काउंट दे देगा। जब प्राइस बढ़ती है ना, इसको हम इन्फ्लेशन रेट, मैं इसको इन्फ्लेशन रेट कहता हूं। तो जब आपको 2 हिस्से करके बताइए, पिछले साल के टोटल सेल्स के 2 हिस्से करने आ गए आपको, उन 2 हिस्सों की आप ग्रोथ रेट के लिहाज से और प्राइस चेंज के लिहाज से इस साल की सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सेल्स बजट का काम था। फिर से क्या, पिछले साल की सेल के 2 हिस्से करने हैं, कैश सेल अलग, क्रेडिट सेल अलग, कैश की कैलकुलेशन अलग करनी है, क्रेडिट की कैलकुलेशन अलग करनी है। इसमें बाज़ औक़ात कैश पे डिस्काउंट देता है, बाज़ औक़ात नहीं देता। क्वेश्चन में जिस पे जो डिस्काउंट देगा हम लगाते रहेंगे, हमें क्या। सेल बजट कैलकुलेट कर सकते हैं जी। चलिए, पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट, ये तो हो गया साइड। दूसरा हिस्सा, अब सेल के बाद किस चीज को कैलकुलेट करना सीखना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी बजट बनता होगा क्या? बिल्कुल, सेल्स का बनता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी बनता होगा। जरा देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट कैसा बनता है। ये सबसे पहले फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट नोट कर लें।
फॉर्मेट हमेशा आपको पता है, हमने एग्री किया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी क्या, फॉर्मेट सेम रहे। और हमने अभी तक मेरा ख्याल है इस कोशिश के ऊपर अमल भी किया है। ऐसा ही है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन में कोई अजीब से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसमें शायद हमने थोड़ा क्वेश्चन के लिहाज से वेरिएशन की हो, लेकिन हमारी मुम्मी कोशिश यही होती है कि फॉर्मेट सेम है जी। अब ये है फॉर्मेट आपके सामने कॉस्ट ऑफ सेल्स का, लेकिन कौन सी वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ट्रेडिंग में। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्क क्या होता है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में इसका मतलब है आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें लेबर और ओवरहेड भी होगा, और हाँ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन चीजें होंगी। और ट्रेडिंग बिजनेस में हाँ सिर्फ ट्रेडिंग, हाँ मटेरियल होगा, लेबर ओवरहेड नहीं। शाबाश। अच्छा, अब एक अहम बात सुने, क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग है तो फॉर्मेट इतना ही होगा जो आज आपके सामने लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग होता फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। गर्म है, गर्म है अभी, तो फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें एक्सटेंड क्या होगा, लेबर और ओवरहेड। डन। क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना है आपने, फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट के लिए आपको पता चलना जरूरी है कि ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये ट्रेडिंग का क्वेश्चन है या मैन्युफैक्चरिंग का। ये असूल जहन में रखिए। बजटिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेट ड्रा करने से भी पहले क्या करना है कि ट्रेडिंग का क्वेश्चन है या के, कैसे पता चलेगा, दो असूल। नंबर 1, नाम में पता चल जाएगा। ट्रेडिंग का लफ्ज आ गया तो उसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग। या नाम के साथ बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन वो देता होता है, वो कंपनी का नाम से बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, नाम सिर्फ इतना है स्टार्स लिमिटेड, तो आगे वो बताता है डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। जैसे वो बेडशीट वाला था ना, जरा बेडशीट वाला क्वेश्चन देखें क्या, उसमें बताए मुझे वो ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला। कैसे पता चला मैन्युफैक्चरिंग वाला, नाम में तो सिर्फ उसने बीटा प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट होगा वो कौन से वाला होगा भाई, समझ रहे हैं। एक तो ये नाम, या नाम के साथ जो इंफॉर्मेशन होगी उससे पता चल जाएगा आपको ये मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। नाम में लफ्ज ट्रेडिंग आ गया, या नाम के साथ उसने ट्रेडिंग बता दिया कि डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ दिस, तो उसका मतलब क्या हुआ। दूसरा हिंट, उसने जो आपको एक्सपेंसिव आइटम्स दी होगी ना, उससे पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इसका जिक्र है, या क्वेश्चन के अंदर उसने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दो स्टॉक रखे हैं, कितने, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दो स्टॉक है, या लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, वरना ट्रेडिंग है। डन जी। तो बजटिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपने फॉर्मेट ड्रा करने से भी पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रेडिंग है, यहाँ के फॉर्मेट उस पर डिपेंड करेगा। तो आइंदा जब कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपसे एडिशनली पूछ लिया करूंगा कि बताइए ये ट्रेडिंग वाला है मैन्युफैक्चरिंग वाला। ओके, फर्ज कीजिए ट्रेडिंग वाला है, तो आपने फॉर्मेट ये ड्रा करना है। आपको नजर आ रहा है फॉर्मेट, मैं नजर आ रहा है फॉर्मेट। चलिए, इसमें सबसे पहली लाइन अटैम्प्ट क्या है, इस इधर देख ले, वो मैंने ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ड्रा करवाया, ये वही फॉर्मेट इधर भी है, मैच कर ले। तो फिलहाल इधर देखिए जरा, मंथ वाइज है, अमूमी तौर पे इसको समझ लीजिए, मंथ वाइज भी पूछ सकता है हमसे। कैश बजट मंथ वाइज होता है, प्रॉफिट लॉस का बजट ईयर वाइज होता है। कल बताया था ना, ये है प्रॉफिट लॉस, लेकिन मंथ वाइज क्यों आ गया, सोचे, बता सकता है कोई स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि असल में ये क्वेश्चन कैश बजट का है। कल क्या बताया था, प्रॉफिट लॉस का बजट अमूमी तौर पे साल का होता है,
कैश बजट अमूमी तौर पे मंथ वाइज होता है, ये मंथ वाइज है, तो किसका मतलब है कैश बजट। तो कैश बजट है तो इसमें कैश रिसीट पेमेंट का अकाउंट बनना चाहिए डिटेल। ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्यों फिट कर रहे हैं? अगला सवाल मेरा ये, क्योंकि कैश रिसीट और कैश पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करती है। कैश बजट डिपेंड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस बजट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस बजट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनेगा, कैश बजट में प्रॉफिट एंड लॉस बजट भी बनेगा, कैश बजट भी बनेगा। क्यों? क्योंकि कैश बजट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इस बात पे किसी को इतराज है तो वो भी पूछ ले। भाई एग्री करते हैं कैश बजट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस बजट, कैसे साबित करें? क्योंकि कैश रिसीट निकलेगी डेटर से और डेटर निकलेगा सेल से, ठीक है। कैश रिसीट कहां से निकलेंगे? डेटर से। डेटर्स में सेल आएगी तो कैश रिसीट आएगा ना, ओपनिंग डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर, उसके बाद क्रेडिट सेल आएगी। नहीं समझे? नहीं समझे तो बच्चे नहीं समझे तो गोली मारे। इसको मेन रूल मुझे बताएं, एग्री करते हैं कैश बजट डिपेंड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस बजट, बस ठीक है काफी। सबसे पहले सेल के साथ उसने लिखा हुआ गिवन। सेल उसने क्वेश्चन में दी होगी, नहीं भी दी होगी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, मुश्किल से मुश्किल सेल कैलकुलेट कर लिया आपने, नहीं की अभी ये रोज वाली की नहीं है, सादिक वाली की नहीं है, कर रही है ना सेल, तो या तो क्वेश्चन में दी होगी, ना भी दी हो नहीं, इसमें क्या टेंशन है, ठीक है जी। अगर इस साल की सेल्स नहीं दी हुई कैलकुलेट कर ले, वो लिखे, अगर दी हुई है अल्लाह का शुक्र अदा करे, वही लिखे। अमूमी तौर पे गिवन, गिवन है तो गिवन। क्लियर हो गया जी? फिट कर दिया सेल्स को, ओके। आगे अब क्या करना है? अब क्या करना है? मुझे एक छोटा सा लतीफा याद आ गया, बचपन में पढ़ा था। दो दोस्त, दोनों नशई, एक दूसरे से मिलने उसके घर गया, उसके कमरे में। अब लतीफा बना, लतीफे ऐसे ही होता है, लतीफों के पीछे कोई लॉजिक नहीं, लतीफों में लॉजिक नहीं होती है, पता ना आपको, बस आपने लेसन के ऊपर तवज्जो देनी है। उसने देखा उसके हाथ में सोल है, सामने वो होता है निशाना लगाने वाले क्या करते हैं आपको पता है? बोर्ड होता है सामने बना होता है, वो दरमियान में एक छोटा सा दायरा, उसका निशाना लगाना होता है, वहां लग जाए तो उसका निशाना पक्का है, अगर वो इर्द गिर्द हो जाए तो उसका निशाना नहीं पक्का। उसने देखा दीवार के ऊपर उसने कोई 15-20 दायरे लगाए हुए हैं, हर दायरे के एन मिड में गोली का निशान है। नशे बड़ा बड़ा कहता है इसको तो हमें तो नशा करके एक 4-4 नजर आते हैं, ये नशा करके डायरेक्ट निशान कैसे लगा रहा है? उससे पूछता है, कहता है भाई तू कैसे नजर तुझे कैसे आता है, कैसे कर लेते हो? क्या पूछा? कैसे कर लेते हो? उसने कहा मसला ही कुछ नहीं, अभी देखो मैं कैसे करता हूं। उसने गोली लगाई, ठा दीवार पे, जिस जगह गोली लगी उसके इर्द गिर्द दायरा बना दे। फर्क क्या समझाना क्या चाह रहा हूं? बजाहिर दिखने में ये लगता है पहले दायरा बना होगा बाद में गोली मारी होगी, जबकि असल में क्या हुआ? पहले गोली मारी बाद में। ये है किताब से सीखने में और टीचर से सीखने में फर्क। किताब में जो भी कैलकुलेशन हुई होती है ना, उसमें दायरा भी पहले से बना होता है, गोली भी पहले से लगी होती है। आपको किताब का सॉल्यूशन देख के नहीं पता चलता कि पहले दायरा लगाया था कि पहले गोली मारी थी। लेकिन जब उस्ताद क्लास में करवा रहा होता है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होता है कि पहले ये काम करना है, फिर ये और फिर ये। इसलिए आपने अक्सर सोचा होगा सर के साथ करते हैं सवाल बड़ा आसान लगता है, आज आगे देखते हैं वो समझ ही नहीं आती। तो सिर्फ इस वजह से कि आपको सीक्वेंस का नहीं पता होता। तो सर मैं जब क्लास में आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। सीक्वेंस क्या है? ये ज्यादा, कैलकुलेशन भी अहम है लेकिन सीक्वेंस। यहाँ पे बताना मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे इस कॉस्ट ऑफ सेल जो नीचे बनी हुई है ना, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, इसको देख के लग रहा है जैसे पहले ओपनिंग स्टॉक आया होगा, फिर परचेजेस आई होगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक आया होगा, एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की होगी। मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? इसमें अक्सर याद रखे, बजटिंग के क्वेश्चन में अक्सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट का मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि क्या है? परचेजेस कैलकुलेट करना।
फिर से कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट में, प्रॉफिट एंड लॉस के बजट में कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला जो सेक्शन है, इसका असल मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स बजाहिर लग रहा है तरतीब से देखिएगा, लेकिन असल मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। असल मकसद क्या है? परचेजेस कैलकुलेट करना। क्योंकि जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है ना, वो आप सेल्स की फिगर से कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल की फिगर जाती है डेटर्स में, डेटर में से कैश रिसीव निकल आता है। लेकिन क्रेडिटर्स की फिगर कहां से आती है वाला? कैश पे टू क्रेडिटर, वो परचेजेस से। परचेजेस का तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का असल मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना नहीं है, परचेजेस कैलकुलेट करना है। तो आपको उसने क्वेश्चन में पता है क्या दिया होगा? सेल्स और सेल के साथ उसने आपको जीपी रेशो दे दी होगी, फार्मूला दे दिया होगा क्या कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। याद है ये मार्जिन मार्कअप? याद है क्लासिक प्रॉब्लम होती थी क्या? कोई नहीं याद आपको? मार्जिन मार्कअप में क्या फर्क है? ये देखा मार्जिन कॉस्ट पे होता ही है। अच्छा, मार्कअप कॉस्ट पे होता है और सेल पर। वैसे पता है क्या असल रूल? पता है क्या है असल रूल? ये मार्कअप मार्जिन नहीं है। असल है कि भाई मेंशन करो साथ में कि प्रॉफिट जो 20% है ये ओन कॉस्ट है कि ओन सेल है। मार्कअप या मार्जिन से अंदाजा लगवाना ये गलत प्रैक्टिस है। ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि मार्कअप का मतलब सिर्फ इतना है आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट है। अब वो सेल पे है कि कॉस्ट पे है, ये उसे अलग से बताना चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में उसने अलग से बताया होगा कि मार्कअप इज 30% on goods are sold at cost plus 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 30% कॉस्ट पे है कि सेल प्राइस पे है? कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन के साथ उसने बताया हुआ ना कि जो आपका जो भी प्रॉफिट का रेट है वो ऑन सेल है कि ऑन कॉस्ट, तो आपने उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। अगर साथ में नहीं बताया हुआ फिर हमने मार्कअप या मार्जिन की बेस पे अंदाजा लगाना है। फिर से सुन लें, लफ्ज मार्कअप या मार्जिन का हमारा मकसद क्या होता है? अभी तक आपको जो भी सिखाया पहले क्या, ताकि आपको पता चल जाए कि जो परसेंटेज लगानी है प्रॉफिट की वो कॉस्ट पे लगानी है कि सेल प्राइस पे लगानी है। ठीक है, पहले आपने देखना है कि क्या उसने अलग से बताया हुआ है कि परसेंटेज कॉस्ट पे लगेगी। अगर अलग से स्पेसिफिकली बताया हुआ ना, फिर आपने मार्कअप मार्जिन गैस वर्क नहीं करना, फिर उसको फॉलो करना। हाँ, अगर साथ में नहीं बताया हुआ फिर ये गैस वर्क है। और गैस वर्क क्या है कि अगर मार्जिन का वर्ड है तो सेल पे लगेगा। मार्कअप का मतलब है तो मार्कअप का मतलब कॉस्ट प्लस। ठीक है ये ठीक, लेकिन बाज़ औक़ात बताना ये चाह रहा हूं, बाज़ औक़ात वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, बाज़ औक़ात वो मार्कअप मार्जिन का वर्ड यूज करता है। आपको दोनों तरह से कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो उसने जो भी दिया, फर्ज कीजिए उसने कहा जी गुड्स आर सोल्ड एट ए मार्जिन ऑफ 25%। तो अगर मार्जिन 25% है तो कॉस्ट कितनी होगी? 75%। भाई समझ रहे हैं? मार्जिन 25% है, कॉस्ट कितनी? 70। तो आपने सिंपल क्या करना है, जितनी सेल होगी उसका 75% लगाना है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। जितनी सेल होगी उसका 75% लगाना है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। फिर जितनी सेल होगी कॉस्ट ऑफ सेल, फिर से सेल होगी कॉस्ट, फिर से। ठीक है ये। और अगर मार्कअप है तो अकॉर्डिंगली फिर आपने मार्जिन हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मार्कअप हो तो हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं। ये पता है ना आपको? तो फिर वो डिवाइड कर ले। यानी उसने क्वेश्चन में बताना क्या, सम अप कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर सेल्स ऑलरेडी गिवन होगी और उसके साथ जीपी रेशो दी गई होगी। वो जीपी रेशो मार्जिन भी हो सकती है, मार्कअप भी हो सकती है। आपने उस जीपी रेशो की मदद से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर उसने कहा हुआ मार्जिन 25% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे होगी कैलकुलेट? सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.75। और अगर उसने कहा कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 30% मार्कअप, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी? सेल्स डिवाइडेड बाय 1.3।
सेल्स डिवाइडेड बाय 1.3, सेल्स डिवाइडेड बाय 1.3। डन जी। मुझे बताइए क्वेश्चन में सेल्स अगर ऑलरेडी दी हुई है और जीपी रेशो है, क्या सेल्स है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे? ओके। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो आपके साथ वाला भैया ये कहेगा भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी थी, निकल आई, अब आगे चलो, अब आगे दूसरे सेक्शन की तरफ चलो। आपने उसे क्या कहना है? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का असल मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना नहीं है, कैलकुलेट करना है, अभी काम रहता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे सुने। एक उसने आपको बता दिया जीपी रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक अहम चीज क्या हुई? जीपी रेशो। एक दूसरी अहम चीज पता है क्या है? वो है स्टॉक पॉलिसी। कॉस्ट काउंटिंग में आप पढ़ते हैं FIFO नहीं, वो क्या है? इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर लेवल, वो क्या है? मिनिमम लेवल और वगैरह वगैरह, ये वो है स्टॉक इन्वेंट्री लेवल। एक होगी जीपी रेशो, एक क्या होगा? इन्वेंट्री लेवल। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट में दो सबसे अहम चीजें क्या होगी? जीपी रेशो और इन्वेंट्री। फिर से बोलने, सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर से बोले, फिर बोले। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट में सबसे अहम चीजें क्या होगी? हाँ, ट्रेडिंग के कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे अहम चीज जीपी रेशो और इन्वेंट्री लेवल। ठीक है जी। अच्छा, ओके। अब अगला सवाल जो पूछने लगा ना, वो आपका नहीं, आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तिहान है, और कॉस्ट काउंटिंग के टीचर आपका नहीं इम्तिहान, वो पास या फेल होंगे। अगला सवाल, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गई। आगे उसने इन्वेंट्री पॉलिसी बताई, इन्वेंट्री लेवल बताए होंगे। जैसे उसने कहा होगा कि इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, क्लोजिंग स्टॉक इज मेंटेन्ड एट ए लेवल ऑफ 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, 60% ऑफ। फिर से इन्वेंट्री लेवल कैसे बताया होगा उसने? स्टॉक इज मेंटेन्ड एट ए लेवल ऑफ 60% ऑफ। ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ की सेल, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट मंथ की सेल है 1 लाख, नेक्स्ट मंथ की सेल है, स्टॉक कितना होगा? फेल। आपके अकाउंटिंग के टीचर फेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट काउंटिंग के टीचर फेल, जो आपको ये भी नहीं बता सके कि इन्वेंट्री सेल प्राइस पे नहीं मेंटेन होती, कॉस्ट पे मेंटेन होती। तो जब क्वेश्चन में वो कहता है इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की सेल का 60% होगी, तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल का 60% होगी। क्यों? क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स? क्यों लिखा तो सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों? हाँ, इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट, वो सेल प्राइस तो कैलकुलेट कर ले, लेकिन आपको कैलकुलेट होती है वो कस्टमर के लिए होती है, हमारे लिए क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। खा गए मारा, कोई बात नहीं, कोई बात, अभी भी एक मौका है। क्या अगर आपने पहला क्वेश्चन जो ये वाला किया, उसमें ये आपको बात याद रही, उसने क्वेश्चन में कहना है इन्वेंट्री इज नेक्स्ट मंथ 60% ऑफ सेल्स, तो अगर उस वक्त आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कन्वर्ट करके, तो फिर आपके टीचर पास हो जाएंगे। अगर आपने पहली दफा, ये तो सीख रहे थे ना, चले सीखने में ऊंच नीच हो जाती है, प्रैक्टिस करते हो। अब दूसरी अटेम्प्ट है, चलिए। अच्छा, अब भाई अब देखें, हमारा एक एक करके बजट पूरा हो रहा है। सेल्स उसने दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट की? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट हुई? जीपी रेशियो से, शाबाश। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कैलकुलेट हुआ? हाँ, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला कैसे कैलकुलेट हुआ? अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 60% के अगले महीने की सेल का 60%, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का। अच्छा, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट हुआ? अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 60%। हाँ, सेल्स लिखा क्यों है? वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर का जो हमें चाहिए था सेल प्राइस। ठीक, आगे इस महीने की एक स्टॉक
अगले महीने की, इस महीने का स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? ये इस महीने का, ये इस महीने का स्टॉक, ये फिगर कैसे कैलकुलेट होगी? अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 60%, या जो भी परसेंटेज दे, कभी 50 देगा, कभी 40 देगा, हमें उससे क्या, जो आएगा ठक ठक करके कैलकुलेटर ने कैलकुलेटर हम इधर लिखते जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर? सेल्स कैलकुलेट हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है भला? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे कर, अब फिर दूसरा इम्तिहान आपके अकाउंटिंग के टीचर का। हाँ शाबाश। ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? पिछले का क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग, पिछले का क्लोजिंग, हाँ पास पास, ये इसमें पास हो गया, ये सही बता दिया ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा? ये वाला क्लोजिंग इज इक्वल टू ये वाला ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग इज इक्वल टू, ये वाला क्लोजिंग इज इक्वल टू। लेकिन एक ओपनिंग स्टॉक दुनिया में तन्हा है, पहले वाला, पहले वाला। वो कहां से आएगा? है माई का लाल जो बता सके। ये वाला ओपनिंग स्टॉक, भाई ये वाला तो पता है ना, ये है, ये वाला, ये है, ये वाला कहां? फेल। हाँ, ये चले किसी हद तक वैलिड आर्गुमेंट है कि सर अगर तो ये पहला साल है ना ऑपरेशंस का, तो ये ओपनिंग 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी है पिछले साल, तो वो किधर है? नहीं दिया। ये चीज एज्यूम नहीं करना। पिछले साल, अब देखें पहली चीज ये कल कैलकुलेट करना, मालूम कर, ये इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्या होगा? अगर आपको पिछले साल का क्लोजिंग पता चल जाए तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। और पिछले साल का क्लोजिंग क्या है वाला? भूल गए, 60% ऑफ दिस। इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकलेगा। इस कास्ट ऑफ सेल्स का 60% इधर क्लोजिंग, जो कि इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बना नहीं रहे, लेकिन वो क्या होगा आपका? एक क्वेश्चन उसमें यही कंसेप्ट आया था, इसमें प्रॉब्लम, इसमें बच्चे उन्होंने कहा 0 कर लिया, उन्होंने कहा कैलकुलेटर नहीं हो सकता, 0 नहीं था। देखिए पॉलिसी वही फॉलो हो रही है। क्लियर? चलिए, और अब क्या करना है? सेल्स भी हो गई, सेल्स एक स्टेप समझ आ रहे हैं? पहले स्टेप नंबर 1 सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक, और फिर ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग भूल नहीं जाना, ओपनिंग का ओपनिंग स्टॉक। अब क्या होगा? जो क्या है बैलेंसिंग फिगर, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, वो तो आपको कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। नहीं समझे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। स्टूडेंट एक परेशान, मैंने कहा परेशान क्यों? कहता है सर आपने मेरे सारे कंसेप्ट उल्टा दिए। वो कैसे? कहने लगा हाँ सर हम तो काउंटिंग में पढ़ते आए हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड होना प्लस वाली फिगर है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। हाँ, और मैं क्या करवा रहा हूं? मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड करवा रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक लेस करवा रहा हूं। ये क्यों? रिवर्स वर्किंग है, इस वजह से रिवर्स वर्किंग है ना। क्लियर? बाकी नीचे कुछ कैलकुलेशन बताई हुई हैं, मार्कअप और मार्जिन, वो मेरा ख्याल था अगर आपको नहीं पता तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपने बताया कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एहतियातन करके देख ले, एग्जाम्पल कर लीजिएगा। हाँ जी, अब एक काम करें, क्या करें वाला? छुट्टी नहीं करें, ऐसे कोई मुश्किल सा सवाल देता हूं आपको। हा, ये अगर आप कर देना, यकीन करें मजा ही आ जाए। जिंक लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, आपके पास वक्त है 10, मुझे फॉर्मेट उसमें चाहिए, मेरे लिए कैलकुलेशन अहम नहीं है, मेरे लिए फॉर्मेट अहम है।
फॉर्मेट पहले परफेक्ट ड्रा करना है वो सारा। कितना टाइम चाहिए? आधा घंटा। और 8 मिनट, पहले 10 मिनट देने लगा था, अब 8 मिनट दूंगा। 8 मिनट है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट करना है और आपने कोशिश करनी है फिजिकल वालों से जल्दी करिए। ये इनको 8 मिनट का टाइम है, आपने अगर 7 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया ना, इसका मतलब आप विनर है, आप फिजिकल क्लास से आगे हैं। तो आपने कोशिश करनी है 7 मिनट, टाइमर लगाए 7 मिनट का, और फिर जरा व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपने कितने वक्त में मुकम्मल किया। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। हाँ भैया, एक करेक्शन कर लीजिए। एक है ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31, इसको कर ले क्वार्टर एंडिंग मई 2012 कर ले। हाँ जी, ये सर मैंने डेट मैंने पता क्या कॉपी पेस्ट किया था, मैं मान लूं अपना पाप मान लूं, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो उसमें रिक्वायरमेंट को, तो वो टाइम भी पिछले वाला ही आ गया। तो क्वार्टर का बनाना है, आप सबका बनाएं, आपको ऐसे इसे लेना देना ही कोई नहीं होना चाहिए, आप सबका बनाएं, सब जितना बनता है बनाइए, ठीक है जी। लेकिन ये क्वार्टर एंडिंग है 31 मई 31 2012, ठीक है जी, ये बनाइए। चलिए फिर से पॉज कर लीजिए जी। उम्मीद है आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। आप लोगों के स्क्रिप्ट्स बने चलते फिरते देखिए 3 गलतियां मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले सबसे छोटी गलती, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया हुआ है, जरूरत नहीं है, ना करें। ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, ना करिए, काउंटिंग नहीं है। दूसरा, उससे बड़ी गलती थोड़ी, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की, सही की, आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, सही किया, लेकिन उसका फार्मूला नहीं लिखा। तो एक दफा उसका फार्मूला जैसे नोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दिखाया था उसका लिखा हुआ था सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, 75% ऑफ। एक दफा लिख दे, सिर्फ हर एक नंबर के साथ फिगर से लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट में एक दफा लिख दे काफी है, लेकिन लिखना है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, चूंकि क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है तो कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ 3 मंथ ही फॉर्मेट ड्रॉ किए हैं, मार्च, अप्रैल और मई सिर्फ, क्योंकि मई का क्वार्टर बताया ना आपको, मई करेक्शन करवा दी थी मई रिक्वायरमेंट में। हालांकि सोचें, उसने अगर जून दिया है तो किसी वजह से दिया होगा, जून दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। किस वजह से दिया है? क्योंकि जून की कॉस्ट ऑफ सेल से मई का क्लोजिंग स्टॉक निकलना, और हालांकि क्वार्टर मार्च अप्रैल मई का है, फरवरी दिया है किसी वजह से दिया होगा। किस वजह से दिया हुआ है? तो आपने फॉर्मेट में जितने भी मंथ्स गिवन है वो सारे ड्रॉ करने हैं, जितने भी मंथ्स गिवन है, चाहे रिक्वायरमेंट में सिर्फ 3 क्यों ना हो, आपने वो सारे ड्रॉ करने हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन में ना कोई वेरिएशन ना आए। हालांकि सिर्फ 3 मंथ ड्रॉ करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एक डिफरेंट अप्रोच, अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको पता है हमारा असूल होता है क्या, थोड़ा सा लेंथी हो जाए 10% क्वेश्चन, लेकिन अगर 30% इजी हो जाए तो वो अच्छा है। 10% लेंथी होने से सॉल्यूशन करते हुए एग्जाम में अगर 30% इजी हो जाए काम तो वो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में ना चीजें समझ आना ज्यादा मुश्किल होता है। टाइम का मसला भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं, अंडरस्टैंडिंग का मसला ज्यादा होता है। तो बहरहाल उस वक्त सिंपल अप्रोच के साथ चलना चाहिए। ये 3 गलती। अब अगर आप कहें तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं आपके सामने, क्यों नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? ठीक किया होगा। अच्छा, नहीं वैसे कर देना चाहिए एकदम स्टेप बाय सोल्यूशन में। तो आपको पता है गोली और दायरा इकट्ठा ही है ना, तो कैसे पता चलेगा? अच्छा बता चलें, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक स्टूडेंट ने भी कह दिया ना सर ये क्वेश्चन करके, तो मैंने फिर क्लास में करवाना है उसके बाद, ठीक है जी, फिर अभी करवा दें। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि कर लिया होगा। वैसे आप स्टेप बाय स्टेप बता दें। सबसे पहले क्या करना है, सेल्स की फिगर ऊपर सेल्स में आ जाएगी, फिर फार्मूला क्या भला,
ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी 75% ऑफ सेल्स। और फिर कह रहा है स्टॉक का लेवल क्या है 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल, तो ये सेल का 80% है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ को अंडरलाइन कर ले, हाँ जी बाद में आने वाला, बेहतरीन बेहतर, ठीक है ठीक है। चलिए जी असाइनमेंट नोट कर लिया आपने, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।